हेलो दोस्तों, मैं हूं तेज भानु उपाध्याय, माँ गायत्री राम सुख पांडे, पीजी कॉलेज मस्कनवा गोंडा से। और आज हम जिस विषय पर फोकस डालने वाले हैं वो है सस्य विज्ञान। तो जानते हैं ये सस्य विज्ञान क्यों इतना आधुनिक युग में ज़रूरी हो गया। इससे पहले बहुत समय पहले था, लेकिन उससे भी आगे नहीं था। तो इसके विषय में जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना है कृषि विज्ञान। और कृषि विज्ञान को जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है जानना हमें विज्ञान। आखिर विज्ञान क्या है? कोई भी ज्ञान है, उसके आंतरिक भागों को ये सिद्ध कर देना कि ये क्यों बना है, कैसे बना है, ज़रूरी क्यों था, आया कहाँ से, इसमें पदार्थ कौन कौन से लगे, ये आपको विज्ञान बताता है। लेकिन कृषि विज्ञान, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कृषि खेतीबाड़ी से संबंधित, ये कौन सी विज्ञान आ गई जिससे हमें खेतीबाड़ी का ज्ञान प्राप्त हो। और खेतीबाड़ी इतना ज़रूरत क्यों पड़ गई कि इसमें विज्ञान अपनी बहुत अहम भूमिका निभाने लगा। आइए हम बताते हैं। बहुत समय पहले लोग तरह तरह की खेती किया करते थे, अच्छे से करते थे। कुछ लोग का उत्पादन प्रभावित होता था। धीरे धीरे समय विकास बढ़ता गया और जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ना शुरू हो गई कि इस युग में लोगों का भरण पोषण संभव नहीं है। विज्ञान यानी वैज्ञानिकों ने विज्ञान के माध्यम से कुछ वैरायटी का, कुछ खास रोग, कीट, बहुत सारी चीज़ का खोज किया जिससे उत्पादन बढ़ाया जा सके। कृषि विज्ञान में बहुत सारी शाखाएं हैं। उद्यान विज्ञान है, सस्य विज्ञान है, पशुपालन है, डेयरी है। इसके बाद और भी बहुत सारे इतने हैं कि जितना आप रटना बहुत कठिन हो जाएगा। उसी का एक पार्ट है सस्य विज्ञान। ये सस्य विज्ञान है क्या? माना जाता है कि आप कोई भी फसल, कोई भी खेती आप करते हैं तो ज्यों का त्यों करते हैं, लेकिन ज्यों का त्यों से काम नहीं हो सकता। यदि आप वैज्ञानिक विधियों से फसलों को उगाते हैं और किस हिसाब से, कितने कम पानी में, कम जल में, कम उर्वरक में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लिया जा सके, ये सस्य विज्ञान है। साधारण तौर पर हम उसको परिभाषित कर सकते हैं कि वैज्ञानिक विधियों से फसलों को उगाना और उनका अध्ययन करना सस्य विज्ञान है, जिसको अंग्रेजी में एग्रोनॉमी कहा जाता है। सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे पेट्रो डी क्रेसेंजी। इन्होंने सस्य विज्ञान का नींव रखा और इनको फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाने लगा। सस्य विज्ञान का स्कोप इतना बढ़ा, इसमें सारे फसल आते हैं और बिना फसल के धान हो, गेहूं हो, अरहर हो, उड़द हो, मसूर हो, मूंग हो, बिना इन सब के कोई भी धरती पर प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। तो क्या हुआ? सन 1908 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना की गई एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए। बाद में लगभग यानी 47 वर्ष बाद 1955 में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना की गई। यहाँ से भी प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इनका अपना मामला था। इन्होंने कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो कुछ अपना नींव व आधार रखा वो शुरू किया। कृषि ज्ञान बहुत ज़रूरी है और वो ज्ञान बड़े लेवल पर यानी यूनिवर्सिटी में पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो यूनिवर्सिटी क्या करे? या तो कृषि का विश्वविद्यालय हो। इस प्रक्रम में इसको ध्यान में रखते हुए सन 1905 ईस्वी में IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना पूसा, जो बिहार में पड़ता है, पूसा बिहार में इसकी स्थापना इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुई। बाद में क्या हुआ? सन 1934 में भूकंप आ गया। जब भूकंप आ गया तो बिहार के उस पूसा वाले क्षेत्र में इतना ज़्यादा यूनिवर्सिटी प्रभावित हुई कि ये
इसके कुछ भाग भूस्खलन में चले गए, कुछ गिर गए और उसी वर्ष इसको उठाकर नई दिल्ली में स्थापित कर दिया गया IARI को। लेकिन मामला ये था कि IARI इसका ये एक शिक्षा का प्रणाली था, यूनिवर्सिटी थी, इसको और विशाल रूप दिया जाए तो विशाल रूप देने के लिए 16 जुलाई 1929 को ICAR की स्थापना हुई, जिसको कहते हैं इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। ये ICAR है क्या? ICAR एक संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है। इसमें शिक्षा भी दिया जाता है और नए नए टेक्नोलॉजी का विकास किया जाता है। कैसे आप जुताई करें, कैसे आप बुआई करें, कैसे आप गुड़ाई करें, कौन कौन से यंत्र नए नए आ गए हैं हमारे क्षेत्र में, किसान भाई उससे जागरूक हों, ये काम है ICAR का। इसके अकॉर्डिंग इसका काम केवल शिक्षा देना रह गया। बाद में इन संस्थाओं ने मिलकर सन 1973 में एक संगठन बनाया, ASRB, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड। इन्होंने क्या ज़रूरत आन पड़ी? हो सकता है भाई आप शिक्षा दे रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी का विकास कर रहे हैं, लेकिन इसमें बच्चे आना चाहते हैं, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे, तो नए का आगमन होना ज़रूरी है। तो ये वैज्ञानिक मंडल एक बना जिसमें नए नए अभ्यर्थियों का चयन होना आवश्यक है और ASRB के थ्रू सरकारी वैकेंसियाँ जितनी भी आती हैं एग्रीकल्चर में विशेषकर, उन्हीं के पद को ये ASRB 1973 से जब ये बना अभी भी भरता चला आ रहा है। ये हुआ हमारे सस्य विज्ञान की एक छोटी सी भूमिका। अब हम जानते हैं कि सस्य विज्ञान इसका क्षेत्र कहाँ तक है भारत में, संपूर्ण भारत में। तो आइए हम इसके आगे बताते हैं। सस्य विज्ञान इतना ज़रूरत सस्य विज्ञान की क्यों पड़ी? तो स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान का क्षेत्र कितना है, कहाँ तक है, क्यों ज़रूरत है इसको पढ़ने के लिए? जब केवल फसल की बात की जाए, नहीं, केवल फसल की बात नहीं हो सकती है। आपको जानना है कि ये सस्य विज्ञान हमारे देश में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। मान लीजिए आपने पढ़ा होगा संपूर्ण धरातल पर जो भी हमारा पृथ्वी है, इस पर 70% भाग पर जल है और 30 पर थल है। ये भी आप जानते हैं। इस 30 में आप ये भी जानते हैं कि जितना हमारा थल मंडल है उसमें बहुत सारे विश्व में देश हैं। उन सभी देशों में हमारे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान आता है। मतलब इससे भी बड़े 6 देश हैं और धरती पर छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं। और हमारा भारत संपूर्ण विश्व का 2.42% है। इतना ही प्रतिशत है पूरे विश्व का, बहुत छोटा सा, फिर भी इतना विशालकाय कि पता लगाना कश्मीर से कन्याकुमारी तक आसान नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये विज्ञान जो सस्य विज्ञान है, ये अपनी भूमिका किस किस क्षेत्र में निभाता है, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपका समाधान होगा नंबर 1, अन्न की समस्या। आपको मालूम होगा अन्न की समस्या का समाधान होगा, अन्न की समस्या का बिल्कुल समाधान होगा। क्योंकि अगर देश में अन्न नहीं पैदा होगा, जिस देश में अन्न की कमी है उस देश में लोग बहुत परेशान हैं। अन्न बहुत ज़रूरी है। हमारे भारत देश में 67% जनसंख्या भारत की केवल किसान है और किसान हमारे अर्थव्यवस्था में अपना बहुत बड़ा योगदान देता है। हमारे भारत में कृषक को रीढ़ की हड्डी कहा गया, क्योंकि
बिना कृषक के कुछ भी संभव नहीं है। फिर अन्य की समस्या, अगर आप अब इसको पूछा जाता है, अगर आप हो सकता है आप BSc AG के MSc AG के स्टूडेंट्स हों और आपसे स्कोप के बारे में पूछा जाता है, ये मुख्य पॉइंट हम आपको बताते हैं। इसके बारे में 10-20 लाइन आप जितना भी लिखना चाहें कि अन्य की समस्या कैसे है, उसका समाधान हमें कैसे होता है, लेकिन हम आपको मुख्य बातें बताते हैं। इससे आपको अन्य की समस्या हम बता दें आपको, सस्य विज्ञान में जितनी भी फसलें हैं, पहले ये जान लीजिए, धान, गेहूँ, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, चना, जो भी आते हैं ये सब सस्य विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। हम आपको आज तो केवल सस्य विज्ञान के बारे में परिचय करा रहे हैं। अगले वीडियो में हम धीरे धीरे हर टॉपिक पर सस्य विज्ञान से जितने भी रोग हैं, कीट हैं, क्यों होता है, और भी बहुत सारी जानकारियाँ देते रहेंगे। तो आप पहला हो गया आपके अन्य की समस्या का समाधान, और दूसरा आपका हो गया वस्त्र की समस्या। वस्त्र की समस्या ये भी पूरा करती है सस्य विज्ञान। क्यों करती है भाई? सस्य विज्ञान आपको फसल देती है तो कपड़े क्यों देती है, कहाँ से देती है? नहीं, कुछ ऐसे फसल हैं जिनसे वस्त्र बनाए जा सकते हैं। जूट है, कपास है, आप कपास जिसको रुई समझते हैं, उससे ऊन के, अच्छा कपास का जो गूलर होता है, गूलर, कपास में एक छोटा सा फल होता है, उसके अंदर रुई भरी होती है, उस फल को गूलर कहते हैं। जब कपास की खेती का विस्तृत वर्णन करेंगे उसमें आपको टोटल बताएंगे। तो वस्त्र की समस्या आपको जूट, कपास ये सब दे सकती हैं। इन सब का उत्पादन बढ़ेगा तो कुछ ऐसे वस्त्र बनेंगे भारत में जो हमारे देश के लिए बहुत ही आवश्यक है और उनकी आवश्यकता भी है। तीसरी हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था। हरे चारे की व्यवस्था, अगर आप खेती कर रहे हैं, आपके पास पशु है, और पशु होना भी चाहिए, क्योंकि अगर पशु नहीं होंगे तो आप उनसे गोबर नहीं प्राप्त कर पाएंगे, देसी खाद नहीं हो सकता है। देसी खाद अगर नहीं होगा, केवल आप अपने खेत में फर्टिलाइजर, उर्वरक, यूरिया, DAP जो भी आप डालते हैं, इसको डालते डालते यदि खेत में जीवांश समाप्त हो गए तो आपकी भूमि बंजर हो सकती है। तो आइए, तीसरा है पशुओं के लिए चारे की आवश्यकता। आपके पास पशु है तो आपको चारा प्राप्त हो सकता है। चौथा है आपको बेरोजगारी। समस्या का समाधान। अब भैया बेरोजगारी कहाँ से आ गई? आपको फसल उत्पादन करने में आपकी बेरोजगारी की समस्या कैसे हल हो रही है? आप बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं, तो मान लीजिए बड़े पैमाने पर आप खेती कर रहे हैं, आप अपने अच्छे टेक्नोलॉजी से अच्छी खेती कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब बेरोजगारी कुछ लोगों की तो दूर होती है। कैसे होती है? आप अनाज पैदा कर रहे हैं, कोई ग्राहक, दूसरा व्यापारी आके आपका अनाज लेता है, तीसरा उसको चावल बनाता है, उससे वो कमाता है। मतलब अनाज से भी कुछ ना कुछ कमाई, यानी कुछ लोग ऐसे भी हैं भारत में जो अनाज की खरीदारी, बिक्री, इसको आगे बढ़ाना, इससे भी उनकी बेरोजगारी दूर होती है। ये भी है पॉइंटेड बात। अगली बात हम करते हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आयात होता है, निर्यात होता है हमारे देश में। अगर खपत बढ़ गई है किसी चीज़ की, पैदावारी कम हो गई, तो विदेश से हमको खरीदना पड़ेगा। अगर हमारे यहाँ खाने से ज़्यादा हो गया तो विदेश को बेचना पड़ेगा। अगर हम विदेश को दे रहे हैं तो उससे हमें मुद्रा की प्राप्ति होती है, और मुद्रा की प्राप्ति होती है तो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि होती है। ये भी फायदे की चीज़। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
मृदा में उर्वरता की वृद्धि, मृदा में उर्वरता की वृद्धि। ये मृदा में उर्वरता कहाँ से आ गई? मिट्टी में हमारे कोई भी फसल बोने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति अगर बढ़ जाती है तो फिर हमें फर्टिलाइज़र का प्रयोग क्यों करना चाहिए? आप देखते हैं जब आप कोई फसल अपने खेत में बो देते हैं, कटाई कर लेते हैं, उसके कुछ अंश ज़मीन में पड़े रह जाते हैं। हमारे किसान भाई खेत को जुताई करके उसको पानी से भर देते हैं और वो अवशेष उसमें सड़ जाते हैं, तो कुछ ना कुछ जीवांश मिट्टी में आके मिल जाते हैं। दूसरी चीज़, फसल चक्र बहुत ज़रूरी है। अगर आप फसल चक्र नहीं अपनाते तो आपकी मृदा में जो है गुणवत्ता, मृदा की गुणवत्ता में कमी हो जाएगी। कैसे कमी हो जाएगी? फसल चक्र के बारे में जिस दिन हम फसल चक्र का क्लास लेंगे उस दिन हम पूरा टोटल आपको बताएंगे, लेकिन संक्षेप में अगर कहें तो फसल चक्र जैसे मान लीजिए आप गन्ने की कटाई कर दिए, पेड़ी गन्ना, और उसके बाद जुताई करके उसमें गेहूं का बीज डाल दिए खेत में। गेहूं बहुत हरा भरा, बहुत ताज़ा, बहुत अच्छे से तैयार होता है। आपको लगता है कि बहुत ही लगता है कितना खाद इसमें दिया गया है। अब आप अनुमान लगाइए ऐसा क्यों होता है। तो इसका सारा डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक नेक्स्ट अगला देखिए। हाँ, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो है घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति। अब यह घरेलू आवश्यकता क्या है? जैसे कि आप तिलहन बो दिए हैं, घर में तेल लगता है, घर में सब्जियां लगती है, पर डे आपको दाल बनाना है, तो इसी से आप जो खेती करते हैं उससे कुछ अंश आप अपने यूज के लिए, अपने परिवार के यूज के लिए प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, इंटरनेशनल, यानी विश्व लेवल पर आप विख्यात हो जाएं, ऐसा एग्रोनॉमी क्या देता है। आप बहुत सी फसल ऐसे बोते हैं, कॉफ़ी हुआ, चाय हुआ, कुछ ऐसे बोते हैं जिनको विदेश में जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके यहाँ जलवायु बहुत अच्छी है। विदेश में कुछ देशों में जलवायु उस हिसाब से नहीं है, आपके यहाँ ज़्यादा पैदा होता है, उनके यहाँ खाने की वो हाइब्रिड बन गई है, आपसे उनको चाहिए, तो आप जितने ज़्यादा पैदा करेंगे उतने ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति आपको मिलेगी। दूसरी चीज़, जब कभी किसी देश में युद्ध की नौबत आती है तो सबसे पहले यही चीज़ धमकी दी जाती है कि अगर मान लीजिए युद्ध छिड़ने का कोई विकल्प है तो हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट प्रभावित कर देंगे। ऐसा वही देश कर सकता है जो दूसरे को अपना सामान देता हो। तो आज तक के लिए उम्मीद करते हैं बहुत संक्षेप में एग्रोनॉमी का थोड़ा बहुत डिटेल, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत डिटेल हम आपको बताए हैं। ये बहुत दिन बाद आज महाविद्यालय के द्वारा हमें बताया गया कि आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं। तो थोड़ा बहुत जानकारियाँ आज शुरू हो गई हैं। अब हम एक एक दिन के अंतराल पे आपको नए नए टॉपिक पर वीडियो देते रहेंगे, और आपको जो टॉपिक एग्रोनॉमी का नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट में भी कर सकते हैं। उसके विषय में हम कोशिश करेंगे पूरी वीडियो आप तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।